नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो पेपर टू एसएसटी अर्थात जूनियर की सोशल साइंस इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चन आपको यहां पर कराऊंगा सभी क्वेश्चन पेपर के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं वे सभी क्वेश्चन संपूर्ण सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को कवर करेंगे। जी हाँ, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सभी क्वेश्चन कंप्लीट सिलेबस पर आधारित रहेंगे। जितने भी सिलेबस में आपके टॉपिक दिए गए उन सभी टॉपिक से ऐसे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं जो पेपर के दिन आपको हमारी इन्हीं वीडियो से डायरेक्ट छपे मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के प्रकारों की, क्वेश्चन के प्रकार आपके सामने हैं। अधिकतर क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने पीवाईक्यू भी डाल दिए हैं ताकि आपको अंदाजा लग जाए एग्जाम का लेवल कैसा रहेगा, क्वेश्चन आखिर पूछेगा कहां से, क्वेश्चन को सोल्व आपको कैसे करना है। और इस वीडियो में न्यू क्वेश्चन, अपडेटेड क्वेश्चन और मिक्स क्वेश्चन, क्योंकि पूरे सिलेबस के क्वेश्चन डाले गए हैं, मिक्स क्वेश्चन आपको कराऊंगा। यह वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कम टाइम में आपको कराऊंगा। रिवीजन, प्रैक्टिस, थ्योरी भी आपको बीच बीच में करा दी जाएगी ताकि सारे काम आपके एक साथ हो जाएं। रिवीजन भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, है ना, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी हो जाए, तो सब कुछ आपका एक साथ होता हुआ चलेगा। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखना है, बस चीज़ों का समझने का प्रयास करना है, बाकी सब कुछ मैं आपका यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। कहता है सुनहरा रेशा के नाम से किसे जाना जाता है? कपास को, पटसन को, चाय को, मक्का को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पटसन। पटसन को बोलते हैं सुनहरा रेशा। क्या बोलते हैं? सुनहरा रेशा। पटसन की खेती की जाती है जो कि एक रेशेदार फसल हो जाएगी। कैसी? रेशेदार फसल आपकी हो जाएगी। और कपास भी आपकी रेशेदार फसल के अंतर्गत ही आ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि कपास से भी आपके वस्त्र बनाए जाते हैं। दोनों इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। और एक आपका जूट भी होता है, जूट ये भी आपकी रेशेदार फसल में ही शामिल की गई है। क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पटसन हो जाएगा। जूट को सुनहरा क्या बोलते हैं? जूट को सुनहरी जरी के नाम से जानते हैं। जूट को सुनहरी जरी के नाम से जानते हैं। ये भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। सुनहरी जरी किसे बोलते हैं? जूट को सुनहरी जरी के नाम से जानते हैं। सुनहरा रेशा किसे बोलते हैं? पटसन को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित को सुमेलित करें। यह क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा चुका है। एक तरफ कृषि का नाम, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर मिलान करना है। झूमिंग, मिल्पा, रोका, लदांग, ये जो आपके नाम दिए गए हैं ये किस प्रकार की खेती के नाम दिए गए हैं? इसको बोलते हैं स्थानांतरणशील कृषि, या इसको बोलते हैं जो खेती बदल बदल कर की जाती है। झूमिंग के नाम से भी इसको जानते हैं, कर्तन दहन के नाम से भी इसको जानते हैं। काट कर जलाने वाली खेती को स्लेश एंड बर्न, काट कर जलाओ, उसको बोलते हैं कर्तन दहन या स्थानांतरणशील, या इसको घुमत्तू के नाम से भी जानते हैं यह वाली खेती, और इसको झूमिंग के नाम से भी जानते हैं। अब बात यहाँ पर उठती है किस देश में किस नाम से जानते हैं। देखो, झूमिंग तो भारत में बोलते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में, ठीक है ना। एक का यहाँ पर भी हो जाएगा। एक का भी देखो किस में है, एक का भी तो आपके पहले में है और किसी में भी नहीं दिया गया है, तो सारे के सारे आपके गलत हो जाएंगे, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक। मिल्पा, मैक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से जानते हैं, मैक्सिको में मिल्पा बोलते हैं। ब्राजील में इसको रोका के नाम से जानते हैं। लादांग मलेशिया में व इंडोनेशिया में इसको बोला जाता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का हो जाएगा। ठीक। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो। कहता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल कहाँ पर है? एंजल कहाँ पर है? यह आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में आपका एंजल जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहता है कथन और कारण पर आधारित काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। बात तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, काली मिट्टी कपास के लिए ही जानी जाती है। कारण इसका बताया गया है, काली मिट्टी का निर्माण लावा के टूटने फूटने से हुआ है।
ये भी बात आपकी करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें करेक्ट हो जाएंगी। काली मिट्टी का निर्माण लावा के टूटने फूटने से और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला विकल्प इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण वायुमंडल की प्राण वायु कौन सी है। प्राण वायु किसको बोलते हैं, आप सभी को पता है ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, प्राण वायु के नाम से जानते हैं, जीवन दायिनी के नाम से इसी को ही जानते हैं, जो कि कितनी पाई जाती है 20.8% इतनी आपकी पाई जाती है, जिसको 21% सामान्यता लिखा जाता है। इस सबसे ज़्यादा आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है उपसौर की घटना किस तिथि को होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। उपसौर और अपसौर ये दो घटनाएं आपकी होती हैं, है ना। उपसौर का मतलब क्या होता है, ये घटना आपकी 3 जनवरी को घटती है। अब याद कैसे करोगे, इसकी ट्रिक क्या है, जैसे यहाँ पर उप में जो आपका उप लिखा है, उप में 3 आपका नजर पड़ रहा ना आपको, पहले का अक्षर 3 टाइप का है और उत्तर भी आपका 3 टाइप का, यानी कि 3 जनवरी। 3 जनवरी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को होता है उपसौर, ठीक, उपसौर। अपसौर कब होता है, अपसौर आपका 4 जुलाई को होता है। करेक्ट आंसर आपका तीसरा विकल्प हो जाएगा। उपसौर का मतलब होता है जब सूर्य पृथ्वी के निकट होता है, निकटतम स्थिति को उपसौर बोलते हैं, निकटतम स्थिति को उपसौर बोलते हैं। अपसौर बोलते हैं जब अधिक दूरी होती है दोनों के बीच में, सूर्य व पृथ्वी बहुत अधिक दूर हो जाते हैं, 4 जुलाई को ऐसी घटना घटती है, तो उसको अपसौर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान से देखना है। मकर रेखा को 2 बार काटती है ऐसी विश्व की एक नदी है जिसको लिम्पोपो नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्पोपो नदी। क्या बोलते हैं, लिम्पोपो नदी। यहाँ पर समझो इस बात को, जैसे एक तो आपकी होती इक्वेटर 0 अक्षांश इसका मान होता है, जिसको भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा के नीचे आपकी होती है मकर रेखा। कौन सी, मकर रेखा। अब इस मकर रेखा को 2 बार यह नदी इस प्रकार से काटती है, ठीक है ना। इस नदी को बोलते हैं लिम्पोपो नदी। क्या बोलते हैं, लिम्पोपो नदी। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, सिलेबस में आपका दिया गया है, इसीलिए पेपर में क्वेश्चन आपका बना है। और कांगो नदी आपसे पूछे, कांगो नदी ये भूमध्य रेखा को काटती है। किसको, भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, कांगो नदी भूमध्य रेखा को काटती है। लिम्पोपो नदी आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन का जवाब सी विकल्प यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करो। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में दिया गया है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। 2 नदियां आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में दोनों से ही क्वेश्चन बन चुके हैं, बन भी सकते हैं, इसलिए सारी जानकारी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब ये नदियां किस देश की हैं या किस महाद्वीप की हैं उसको थोड़ा जान लेते हैं, ताकि क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द बनेगा तो आप लोग कर पाओगे। मैं शुरू से शुरू करता हूं। सबसे पहले मैंने आपको उपसौर के बारे में बताया। उपसौर 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है ना, निकट होती है। अपसौर 4 जुलाई को होता है, जो कि पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है, ठीक है ना। दोनों बात क्लियर हो गई। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप की यहाँ पर बात मैं करने वाला था, जहाँ की ये नदियाँ आपकी पाई जाती हैं। इसका अधिकांश भाग पठार है, अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा यहीं से गुजरती हैं। पेपर में कई अलग अलग एग्जामों में भी क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, एक विषुवत, दूसरी कर्क, तीसरी मकर, ये तीनों गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। उष्ण कटिबंध में होने के कारण अत्यधिक गर्म महाद्वीप है। विषुवत रेखीय घने वन, घास के मैदान, विशाल मरुस्थल यहाँ पर पाए जाते हैं। मिस्र की सबसे लंबी नदी नील, मिस्र की सबसे लंबी नदी नील यहीं से बहती है। अफ्रीका की प्रमुख नदी नाइजर, कांगो, लिम्पोपो यहीं पर हैं। अब यही मैं बात आपको बता चुका हूँ 2 बार। कांगो भूमध्य रेखा को 2 बार काटेगी, लिम्पोपो नदी
मकर को 2 बार काटेगी। विक्टोरिया जलप्रपात विश्व प्रसिद्ध, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में आपका पड़ता है। उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप की एक लाइन लिखी है, बर्फ की चादर से ढका है, मानव का स्थायी निवास यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। भारत के शोध संस्थान मैत्री, भारती, गंगोत्री यहीं पर आपके पाए जाते हैं। ठीक, ये थ्योरी थी, क्योंकि कंसेप्ट तो मुझे आपका क्लियर करना ही पड़ेगा। सिर्फ क्वेश्चन करने से अगर आज सफलता मिल जाती तो लोग किताब क्यों पढ़ते, ठीक है ना। तो ये थ्योरी भी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन के इधर इर्द गिर्द वाली, जहाँ से पेपर में एग्जामिनर पुनः क्वेश्चन बना सके। जितने भी नए मित्र पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, उनको एक छोटी सी जानकारी बता दूं, फिर मैं आपको आगे के क्वेश्चन कराऊं। यह जो जानकारी आपको बताई जा रही है यहाँ पर, ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स से आपको जानकारी बताई जा रही है, ठीक है ना। यह नोट्स आपके यूपी टेट स्पेशल एसएसटी के नोट्स हैं। एसएसटी अर्थात जूनियर की सोशल साइंस 6 to 8 के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स स्पेशल तौर पे तैयार किए गए हैं, जो पूरे के पूरे 60 नंबर को कवर करते हैं। इसमें पूरा सिलेबस जितना दिया गया है, टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिलने वाला है। यह तो आप लोग ज्योग्राफी का यहाँ पर पार्ट देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक, जहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके 1-2 देखने को मिलेंगे, वो पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है। इन नोट्स में पॉइंटों को हाईलाइट भी किया गया है, ताकि जहाँ से पेपर में सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए उन पॉइंट पर भी आपकी एक बार नज़र पड़ जाए। यह नोट्स आपको लेने कैसे हैं, दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स का प्राइस 299 रुपये है। नोट्स के साथ आप लोगों को पूछे गए सभी वर्ष के पीवाईक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे, वो भी 2011 से 22 तक। जब से आपका यूपी टेट का एग्जाम हुआ है तब से अंतिम एग्जाम तक 2022 तक सारे के सारे पीवाईक्यू मिलेंगे। इन पीवाईक्यू की मुख्य तौर पे विशेषता जो रहेगी वो यहाँ पर रहेगी कि मैंने क्वेश्चन को, पीवाईक्यू को 1 लाइनर में कन्वर्ट किया है। क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके सामने डायरेक्ट आपका आंसर लिखा रहेगा 4 ऑप्शन की बजाय। ये पढ़ने से आपका टाइम बचेगा, रिवीजन हो जाएगा, है ना, सब कुछ हो जाएगा आपका। विकल्प में आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इनको एक बार पढ़ने से आप लोग पेपर को सोल्व करोगे तो सारे क्वेश्चन पेपर आपके सोल्व हो जाएंगे। इसमें आपसे 400 से अधिक क्वेश्चन मैंने इसमें पीवाईक्यू डाल दिए हैं, जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप लोग काम क्या करेंगे, एक तो आपको कंप्लीट थ्योरी वाले नोट्स मिल जाएंगे, दूसरा आपको ये वाले पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे। अलग से तीसरी किताब, तीसरा कंटेंट, थर्ड पार्टी का कंटेंट आपको बिल्कुल भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग सिर्फ इतना कर लेते हो तो 60 नंबर आपके कहीं नहीं गए, और मेरा साथ तो आपके साथ हमेशा बना ही रहेगा। और आप इस वीडियो को भी, जो भी जितनी भी वीडियो आएंगी उनको देखते रहेंगे तो और आपको मदद मिल जाएगी। पीवाईक्यू, थ्योरी नोट्स सब कुछ आपको मिल जाएगा। 299 नोट्स का प्राइस है। नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज अवश्य आप लोग एक बार कर लें, मैं आपसे खुद बात कर लूँगा, तुरंत आपको नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको इन सभी के बारे में बता दिया। अब ये जितनी भी यहाँ पर नदियाँ दी गई हैं, ये किस महाद्वीप में हैं आपकी, तो आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटना, कोटोपैक्सी, विसुवियस, स्ट्राम्बोली। राइट आंसर आपका हो जाएगा स्ट्राम्बोली, ठीक है ना। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं। यह ज्वालामुखी आपका हमेशा क्या है कि भूमध्य सागर क्षेत्र में हमेशा प्रकाशवान रहता है, इसीलिए इसको प्रकाश का स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बता दिया स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली जो है ना, ये कहाँ पर पड़ता है, किस देश में पड़ता है, तो ये आपका इटली में पड़ता है। कहाँ पर, इटली में पड़ता है। एटना भी आपका इटली में ही पड़ता है। कोटोपैक्सी ये ऊंचा ज्वालामुखी आपका हो जाएगा। जो आपका स्ट्राम्बोली है ना, ये कैसा जागृत है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। यहाँ पर हमेशा क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार हमेशा होते ही रहता है, इसीलिए तो इसको प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, ठीक है ना। आपके सिलेबस में यहाँ पर प्रमुख ज्वालामुखी दिए गए हैं, उनसे संबंधित देशों के नाम भी दिए गए हैं। यहाँ पर 1-2 पॉइंट आप लोग समझ लो। सक्रिय ज्वालामुखी इटली का एटना हो गया, स्ट्राम्बोली हो गया इटली का, है ना। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर के द्वीप में है,
जिसमें सदैव उद्गार होने के आसपास का क्षेत्र प्रकाशमान रहता है। इसी कारण इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोलते हैं? स्ट्राम्बोली को बोलते हैं, जो कि इटली का है। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका का कोटोपैक्सी है। अब पेपर में कोटोपैक्सी से भी क्वेश्चन आ चुका है, मैंने आपको अक्सर कराया होगा कि ये ऊंचा है और सक्रिय, ऊंचा है और सक्रिय है, वो है कोटोपैक्सी। ठीक, दो बातें आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई। यहाँ पर जल्दी से देशों को जान लेते हैं, ठीक है ना। देश यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। ठीक, इटली का एटना और विसुवियस, भारत का बैरान द्वीप में ज्वालामुखी, म्यांमार का पोप, इंडोनेशिया का क्राकाटाओ, फिलीपींस का म्यान, जापान का फ्यूजियामा। ये कुछ देश हैं। शायद पेपर में कल को मिलान से क्वेश्चन पूछ ले कौन से देश में कौन सा ज्वालामुखी है, तब आपको मिलान करना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया जो भी बताना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है, टैगा प्रदेश में पाए जाने वाले शंक्वाकार वनों को साइबेरिया में क्या कहते हैं? तो बोरियल कहते हैं, टैगा कहते हैं, लानोस कहते हैं, वेल्ड कहते हैं। ठीक, तो शंक्वाकार जो वन होते हैं साइबेरिया में इनको क्या बोलते हैं? टैगा बोलते हैं क्या? टैगा प्रदेश में पाए जाते हैं, इनको दोस्तों बोरियल बोलते हैं। क्या? बोरियल के नाम से जानते हैं। ठीक, ए विकल्प यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, कपास उगाने के लिए कम से कम कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? पाला रहित, पाला रहित का मतलब होता है बिना पाला के कितने दिन चाहिए कपास को उगाने के लिए? 100 से 110, 150 से 160, 200 से 210, 300 से 310। करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा 200 से 210 ऐसे दिन चाहिए होते हैं कपास को उगाने के लिए पाला रहित। ठीक, सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कहता है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? जमुना, मेघना, सांगपो, पद्मा। क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपका, लेकिन कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं हूँ। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, है तो सरल, पेपर में आता तो आप लोग गलत करके आ जाते हैं। गंगा नदी जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है ना, इसको वहाँ पर पद्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। डी विकल्प करेक्ट आपका हो जाएगा। गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं और आपको कुछ नहीं जानना है। ठीक, इतना आप लोग याद रखना, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा बोलते हैं, सिंपल सी बात। सांगप्पो, ये चीन या तिब्बत में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। किसको? चीन आपका तिब्बत का हिस्सा है? नहीं, तिब्बत ही चीन का हिस्सा है, ठीक है ना। और चीन में या तिब्बत में सांगप्पो बोलते हैं किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को चीन या तिब्बत में सांगप्पो बोला जाता है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से बोलते हैं। जहाँ पर जमुना और ये पद्मा का मिलन होता है उस स्थान को मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक, करेक्ट जवाब आपका डी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। कुल मिलाकर के ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र लिख देता हूँ ताकि दो अलग अलग नदियाँ हैं आपकी। ब्रह्मपुत्र को देखो, जमुना कहाँ पर बोलते हैं? जमुना बोलते हैं कहाँ पर? बांग्लादेश में। ठीक, यहाँ पर ये बांग्लादेश के साथ हो जाएगा। सांगप्पो बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर? चीन या तिब्बत में। चीन या तिब्बत में इसको बोलते हैं। बात क्लियर हो चुकी है आपकी। अगला देखो, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की महासागरीय धारा है? ये महासागरीय धारा किस ओर से किस ओर जाती हैं? नहीं पता होगा आपको, बताऊंगा मैं आपको। गल्फ स्ट्रीम आपकी एक गर्म धारा हो जाएगी। कैसी? गर्म धारा आपकी हो जाएगी। आप लोगों को दो बातें बहुत उपयोगी रहेंगी समझने के लिए। कौन सी? महासागरीय धाराएं, क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है। एक दो क्वेश्चन अवश्य आपको पेपर में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गर्म धारा कहाँ पर बनेगी, किस ओर ये जाएगी। उसी प्रकार ठंडी धारा कहाँ बनेगी, किस ओर जाएगी, कौन कौन से इनके उदाहरण हैं, वो एक नज़र में आप लोग देख लो। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर गर्म धारा की। गर्म धारा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, लेब्राडोर ठंडी है,
गल्फ स्ट्रीम गर्म है। क्या आपने समझा? आपको मैंने यहाँ पर बताया जो गर्म धाराएं होती हैं ना, ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र आपका हमेशा गर्म रहता है क्योंकि सूर्य सीधा यहीं पर चमकता है, इसलिए यहाँ पर गर्म धाराएं आपकी पैदा होंगी। अब जो गर्म धाराएं होती हैं ये ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। जैसे यहाँ पर मैं चित्र बना दूं, ये बीच वाली रेखा आपकी हो गई भूमध्य रेखा, यहाँ पर धाराएं बनी आपकी गर्म, और ये ध्रुव की ओर यानी कि ऊपर आपके ध्रुव हैं, ध्रुवों की ओर इस प्रकार से धाराएं आपकी प्रभावित होंगी। उसी प्रकार नीचे दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की तरफ ये धाराएं आपकी प्रभावित होंगी। यह गर्म धारा को प्रदर्शित करता है चित्र। ठीक, अब ठंडी को समझ लो ताकि कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाए। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। नहीं आपको समझ में आया होगा, हम जानते हैं। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि आपने इन शब्दों को नहीं समझ पाए। समझो, यहाँ पर मैं आपको पुनः आपको समझाता हूँ। देखो, गर्म तो आपने समझ ली, कहाँ पर पैदा होती हैं गर्म धाराएं? भूमध्य रेखा में। आपने ये भी पढ़ा है जो ध्रुव होते हैं ना, ध्रुव आपके हमेशा ठंडे होते हैं, तो ठंडी धारा कहाँ पर पैदा होगी? आप कहोगे कि सर ध्रुवों से ही ठंडी धाराओं का जन्म होगा। कहाँ से? ध्रुवों से ही इन ठंडी धाराओं का जन्म होगा, ध्रुवों से ही धाराएं पैदा होती हैं। अब ये बहेंगी किस ओर? तो ये निम्न अक्षांश की ओर जाएंगी। निम्न अक्षांश तो आपका बीच में है जिसको जीरो बोलते हैं, फिर ऊपर ऊपर आपका नीचे की तरफ उठता है। निम्न अक्षांश का मतलब भूमध्य रेखा की तरफ, इस प्रकार से भूमध्य रेखा की तरफ आपकी आएंगी, भूमध्य रेखा की तरफ आपकी आएंगी। क्या बताया मैंने? मैंने आपको बताया उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय कह लो, यानी कि बीच वाला क्षेत्र कर्क या मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंध बोलते हैं, या निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होती हैं। ये दो बातें बहुत कंफ्यूजन करती थी। मैं आशा करूंगा ये दोनों बातें मैंने क्लियर कर दी। और दो तीन बातें समझ लो लगे हाथ, फिर मैं आगे बात करूंगा। जिस स्थान पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जहाँ पर ठंडी धारा गर्म धारा दोनों का मिलन होता है वहाँ पर मछलियाँ सर्वाधिक पाई जाती हैं। जापान का क्षेत्र है आपका, उत्तर अमेरिका का तट है। ठीक है ना? ये बातें बहुत उपयोगी थी आपके लिए जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। जितने भी लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो नंबर पे कॉल अब आप लोग कर लेना या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधुआ कहाँ पर स्थित है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कौन कौन इस वीडियो को लखीमपुर खीरी से देख रहा है जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, ये सारे क्षेत्र जो है ना ये तराई में पड़ते हैं। कहाँ पर? तराई क्षेत्र में पड़ते हैं। कौन कौन इस वीडियो को तराई क्षेत्र से बात कर रहा है जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं भी देखूं। ठीक, करेक्ट आपका ए विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है पृथ्वी के केंद्र से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? केंद्र से तो आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक, पृथ्वी के केंद्र से नजदीक, सूर्य के नजदीक आपका बुध हो जाएगा। अगला कहता है चूना पत्थर लाइमस्टोन किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? चूना पत्थर जो है ना ये आपका परतदार अवसादी शैल है। ठीक, परतदार या अवसादी शैल में आपके जीवाश्म भी पाए जाते हैं। जीवाश्म का मतलब जीवों के अंश भी आपके पाए जाते हैं। आग्नेय शैल में आपका मैग्मा है, लावा है। आग्नेय शैल दो प्रकार के, एक अंतर्भेदी आग्नेय, एक बहिर्भेदी आग्नेय, जिसमें बेसाल्ट और ग्रेनाइट ये सब उदाहरण आपके आते हैं। ठीक, प्राथमिक ही आपका आग्नेय ही होता है। तीन प्रकार के शैल, आग्नेय, कायांतरित, अवसादी। अवसादी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला कहता है ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपकी हो जाएगी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? मानसरोवर के निकट तिब्बत में सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। गंगोत्री किसका है? गंगा का। किसका? गंगा का। यमुनोत्री यमुना का। बंदर पूंछ। ठीक, सी विकल्प करेक्ट। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीव
शीत निद्रा, हाइबरनेशन में चला जाता है। शीत निद्रा का मतलब है कई ऐसे क्षेत्र आपके होते हैं, ठंडे क्षेत्र, जहां पर जीव बर्फ के नीचे कई महीने या साल तक जमा रहता है, यानी कि उसी के भीतर रहता है और जीवित भी रहता है, वो एक शीत निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे भी जीव होते हैं, कई ऐसे जीव होते हैं जो मरुस्थल वाले क्षेत्र में बिल बना करके अंदर ही रहते हैं, है ना, जो कि वो भी शीत निद्रा में चले जाते हैं। सांप सिद्ध निद्रा में चला जाता है, छिपकली भी, मेढक भी, उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा। जैसे आपने अपने गांव में देखा होगा बारिशों के दिन में कि मेढक अचानक से बोलने लगते हैं, है ना, खेतों में बोलने लगते हैं, पीले पीले जो मेढक होते हैं ना, अचानक से बोलने लगते हैं। और आपको अभी तो नज़र नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बरसात में वो कहाँ से आ जाते हैं, तो वो शीत निद्रा में ही चले जाते हैं, ज़मीन के अंदर ही चले जाते हैं और वहीं पर वो निवास करते हैं। पानी बरसता है तो वो धरातल के ऊपर आ जाते हैं, है ना, वो छिपे रहते हैं मिट्टी में। मेढक आपका एक उदाहरण हो गया। तो इस क्वेश्चन में सभी जवाब आपके हो जाएंगे, छिपकली भी है, सांप भी है, ये सब कुछ शीत निद्रा में चले जाते हैं। मक्का की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यक है? मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप। बी विकल्प करेक्ट है आपका। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार तो भू आब है, जियोइड के नाम से जानते हैं। जैसे मैं पृथ्वी बना लूं, बीच में पृथ्वी कैसी है? बीच में है पृथ्वी आपकी उभरी हुई, उभरी। ध्रुवों पर कैसी है? ध्रुवों पर यहाँ और यहाँ। ध्रुवों पर पृथ्वी आपकी है चपटी, पेपर में बहुत बार आता है, इसीलिए पृथ्वी को भू आब के नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पर कहता है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका, इंडिका तो मेगस्थनीज की किताब का नाम है। किसकी किताब का नाम? मेगस्थनीज की किताब का नाम है। अब मेगस्थनीज ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, तो उसी का शासन का ब्यौरा यह किताब उसकी देती है। कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र, कौटिल्य को विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। हुएन-सांग सीयूकी इसकी किताब है। फायान चियूकी, सियूकी, फ्यूकी, इस प्रकार की इन दोनों की किताब है। फायान जो आया था ये विक्रमादित्य के काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। हुएन-सांग आपके हर्ष के काल में आया था और फायान किसके काल में आया था? विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोलते हैं, विक्रमादित्य। ठीक, ये सब इम्पोर्टेंट हैं, सिलेबस का एक एक क्वेश्चन मैंने ढूंढा है। आग की खोज किस काल में हुई थी? आग की खोज, आग इन लोगों ने कब खोज ली थी? तो पुरापाषाण काल में ही आग की खोज कर ली गई थी। सिलेबस में इतिहास का दूसरा टॉपिक है पाषाण काल से रिलेटेड, और आप लोग सिलेबस उठा के देख लेना, सिलेबस में भी पाषाण काल आपका दिया गया है। तो पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण काल, इन दोनों के बारे में 2 से 3 ऐसी बातें लिखी गई हैं जो पेपर में हमेशा रिपीट होती हैं। उन्हीं 2-3 बातों को यहीं पर आपको बता देता हूं ताकि कुछ भी आपको ना करना पड़े। क्वेश्चन आए पाषाण काल से तो आप लोग कर लोगे। यहाँ पर सिर्फ आप लोग इस वाले पॉइंटों को, 3 पॉइंट को समझ लो तो पाषाण काल लगभग आपका खत्म है। अलग से नहीं कुछ करना है, जितना पाठ्यक्रम में दिया गया है, जितना आपकी SSCERT किताब में दिया गया है, पेपर तो आपका SSCERT से ही बनता है ना, मैं देख चुका हूँ सब कुछ। तो जितना पॉइंट इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है, जो आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ पुरापाषाण काल की, सिर्फ आप इसको सुन लो। खुले आकाश के नीचे मानव रहा करता था, खुले आकाश के नीचे, नदियों के किनारे, झीलों के किनारे रहना, शिकार करना और कंदमूल फल इकट्ठा करना शामिल था। मांस उसका मुख्य भोजन था। गुफा में रहा करता था, कोई स्थायी निवास इसके पास नहीं था। आग का प्रयोग पुरापाषाण काल में ही हुआ। मृतकों को कब्र में दफनाना आखिरी दौर में इन लोगों ने चित्र बनाने भी पुरापाषाण काल में ही शुरू कर दिए थे। अब मैं बात करूं यहाँ पर महापाषाण काल की, तो पुरापाषाण काल की अपेक्षा औजार छोटे इन्होंने कर दिए। प्रकृति में अनेक परिवर्तन हो गए थे दोस्तों। जलवायु पूरी की पूरी गर्म हो गई और बर्फ पिघल गई। क्या हो गई? बर्फ जो थी वो पिघल गई। बर्फ पिघलने से पानी आ गया, ठीक है ना, और पृथ्वी की उर्वरक जो शक्ति थी वो बढ़ गई। जैसे ही पृथ्वी की उर्वरक क्षमता खेतों की बढ़ी तो आपकी घास होगी। घास को खाने के लिए
जानवरों की संख्या भी बढ़ गई, जैसे खरगोश, भेड़, बकरी, ये सब किस युग में पैदा हुए? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है कि जलवायु परिवर्तन किस युग में हुआ था? मध्य पाषाण काल में हुआ था। जानवरों की संख्या किस काल में बढ़ी? तो मध्य पाषाण काल में बढ़ी। घास कब बढ़ी? मध्य पाषाण काल में बढ़ी। कुत्ते को पालतू कब बनाया गया? मध्य पाषाण काल में बनाया गया। नवपाषाण काल भाई आ गया, फिर खेती लोग करने लगे, उत्पादक बन गए, पशुपालन करने लगे, छप्पर के घर बना करके रहने लगे। छप्पर जानते हो ना, ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग छप्पर देख सकते हैं। फिर क्या है? फिर पहिए का आविष्कार इन्होंने कर लिया नवपाषाण काल में, ठीक, यहाँ पर लिखा भी है। फिर उसके बाद ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल को ही बोलते हैं। तांबे के धातु काल भी बोलते हैं। तांबे को जस्ते में मिलाकर कांसा बनाना इन लोगों ने सीख लिया। इतना ही था आपके सिलेबस में पाषाण काल, जिसको हमने आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझा दिया। अब पाषाण काल आपका क्लियर हो गया। अब इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, सभी को ज्ञात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ऊपर के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भूमध्य रेखा को कांगो नदी काटती है। कौन सी? कांगो नदी काटती है। अगला देखो, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% आपका पाया जाता है। ऑक्सीजन 21% आपका पाया जाता है। अगला देखो, कहता है सुमेलित करें। सुमेलित आपको करना है, एक तरफ परिवर्तन, दूसरी तरफ चट्टान का नाम दिया गया है। कोयला ही आपका हीरा बनता है, ठीक है ना, कोयला ही आपका हीरा बनता है, ये सभी को पता होना चाहिए। पहले का ए हो जाएगा। सैल स्लेट बनती है। चूना पत्थर ही संगमरमर बनता है, सेकेंड का सी। और थर्ड का क्या हो जाएगा? थर्ड का हो जाएगा बी। किस में दिया गया है? पहले में दिया गया है। पहला विकल्प करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है ना। लोयस का जमाव किस कारक से होता है? लोयस रेगिस्तान में पाए जाते हैं। कहाँ पर? रेगिस्तान में। चीन में सर्वाधिक लोयस निक्षेपण पाया जाता है। तो पवन से लोयस का निर्माण होता है, पवनों से। भारत का दक्षिणतम शोध संस्थान मैत्री कहाँ पर है? भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ पर है? तो अंटार्कटिका में है ना, क्योंकि अंटार्कटिका जो आपका महाद्वीप है ना, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। यहाँ पर मानव का कोई स्थायी निवास नहीं है। क्या नहीं है? कोई स्थायी निवास मानव का यहाँ पर नहीं पाया जाता है। पहली बात क्लियर। यहाँ पर विभिन्न देशों के अपने अपने खुद के शोध संस्थान हैं, रिसर्च सेंटर हैं। जैसे भारत का मैत्री है, भारती है, दक्षिण गंगोत्री है, ये सब हो जाएंगे। बी विकल्प करेक्ट है जवाब। अगला देखो, काफ़ी के उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश कौन सा है? तो ब्राज़ील काफ़ी के उत्पादन में आगे है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? अब बताओ क्वेश्चन। अब मैं नहीं बताने वाला हूँ, बता दिया हूँ ऊपर। अब तो क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट ही करना पड़ेगा। अब कमेंट ही करना पड़ेगा आपको, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? बताओ उत्तर इस क्वेश्चन का क्या होगा। बहुत सरल है, ठीक है ना, बहुत सरल है। सौर मंडल का मुखिया किसे माना जाता है? सूर्य को बोलते हैं सौर मंडल का मुखिया। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। सूर्य क्या है? सूर्य एक आपका तारा हो जाएगा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका उपग्रह है, पृथ्वी का ही उपग्रह है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी ग्रह है। क्या है? पृथ्वी आपकी ग्रह है। नीला ग्रह बोलते हैं, हम लोग इसी ग्रह में रहते हैं। अगला कहता है, वे चट्टानें जो द्रवित मैग्मा के ठंडा होने से बनती हैं क्या कहलाती हैं? बढ़िया क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट कर लो, क्योंकि सिलेबस में आपका दिया गया चट्टान, ठीक। सारी चट्टान यहीं पर क्लियर कर दूंगा मात्र 1 मिनट में। द्रवित मैग्मा के ठंडे होने से आपकी आग्नेय शैल बनती। कौन सी? आग्नेय बनती है।
अब बारी आती है अवसादी, आग्नेय, कायांतरित, इन तीनों प्रकार की चट्टानों को समझा दूं ताकि क्वेश्चन बने तो आपका 1-2 नंबर कहीं नहीं जाए, आप यहीं 1-2 नंबर पक्का कर लें। ठीक, जवाब तो मैंने आपको आग्नेय यहाँ पर बता दिया। यूपी टेट SCERT के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बताया गया है जहाँ से पेपर आपका बनेगा। सेल के प्रकार, पहला आग्नेय, दूसरा परतदार, तीसरा आपका कायांतरित। ठीक, अब इन तीनों को बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको समझाऊंगा। पहला है आपका आग्नेय सेल। आग्नेय लैटिन शब्द इग्नियस का रूपांतरण है। इग्निस का अर्थ होता है आग। इसका निर्माण द्रवित मैग्मा से होता है। मैग्मा जब धरातल पर आता है तो लावा कहलाता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, डायरोइट प्रमुख उदाहरण हैं। ये किसके उदाहरण है? पेपर में आपसे पूछ सकता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, डायोराइट, ये किसके उदाहरण हैं? आग्नेय सेल के उदाहरण आपके हो जाएंगे। पृथ्वी की भूप्रपटी का 2/3 भाग आग्नेय सेल से बना है। जो पृथ्वी की जो ऊपर की जो परपटी है वो 2/3 अर्थात 2/3 भाग आग्नेय सेल से इसका बना हुआ है। आग्नेय सेल को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। तो पहली चट्टान क्लियर हो गई आपकी, आग्नेय बिल्कुल क्लियर। दूसरी देखो, दूसरी देखने से पहले इसकी विशेषताएं भी दी गई। आग्नेय सेल कठोर होती है अतः अपरदन कम होता है। ये सेल रवेदार दानेदार होती है। आग्नेय सेल का संबंध ज्वालामुखी से होता है क्योंकि इसमें लावा वगैरह होता है। आग्नेय सेल में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक भी मिलते हैं। दूसरा आपका क्या है? परतदार सेल, जिसको अवसादी बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? परतदार सेल का निर्माण अवसादों या मलबा जमा होने के कारण होता है। जब सेलों के छोटे छोटे कणों को पवन बहता पानी अपने साथ उठा ले जाता है या बहा ले जाता है तब परतदार सेलों का निर्माण होता है। इसमें जीवों के अंश भी पाए जाते हैं। परतदार सेल 3/4 भाग पृथ्वी पर पाया जाता है। ये भी पूछ सकता है कि परतदार सेल का पृथ्वी पर कितना भाग है, तो 3/4। अगला कहता है लोयस का जमाव वायु निर्मित परतदार सेल का प्रमुख उदाहरण है। हिमालय में परतदार सेल, बालू का पत्थर, स्लेट, चूना पत्थर, कोयला, खड़िया, ये प्रमुख किसके हैं? ये अवसादी। अवसादी किसके हैं? अवसादी। अवसादी को ही क्या बोलते हैं? परतदार बोलते हैं। क्या ये बात आपकी सही होगी? बिल्कुल क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जैसे इसको जीवाश्म के नाम से भी आपका जानते हैं, मैंने आपको बता दिया है अवसादी या परतदार को। लास्ट है आपकी रूपांतरित, मेटामॉर्फिक या कायांतरित, जो जिसका रूप बदलता है। आग्नेय का परतदार सेल में दाब व ताप के द्वारा रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। रूपांतरण के दौरान चट्टान का संगठन, रूप, रंग बदल जाता है परंतु चट्टान का विघटन नहीं होता है। जैसे सेल से स्लेट बनना, डोलोमाइट व खड़िया से संगमरमर, कोयला हीरा में बदल जाता है, कोयला हीरा में बदलता है, तो ये भी आपका रूपांतरित हो जाएगा। तीनों सेल मैंने आपको बता दिए। ठीक, तो अब आगे के क्वेश्चन की बात करूंगा। जितने भी लोगों को लगता है कि नोट्स हमारे पास होने चाहिए तो आप घबराओ मत, ले लो, पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। ठीक, अगला यहाँ पर है त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो महावीर स्वामी ने दिया था। किसने? महावीर स्वामी ने, भगवान महावीर स्वामी ने दिया था। अगला कहता है कौन सी एक पेय फसल है, पीने वाली फसल कौन सी है जिसको पिया जा सकता है? बताओ। कपास, पटसन, चाय, मक्का। चाय को बोलते हैं पेय फसल, चाय को बोलते हैं, कॉफ़ी को बोलते हैं। अगला देखो, जब नदी मैदानी भागों में टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बहती है तो उसे विसर्प बोलते हैं, मिंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिंडर बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं। नदी डेल्टा बनाती, जैसे क्या डेल्टा बनाती है आपकी नदी। डेल्टा कब बनाती है नदी? डेल्टा कब बनाती है नदी बताओ? जैसे सुंदरवन डेल्टा हो गया आपका। ठीक, वाटरफॉल कब बनाती है? जलप्रपात कब बनाती है? जब नदी पहाड़ी या पहाड़ से नीचे गिरती है। ठीक, जैसे धुआंधार जलप्रपात हो गया।
जोग जलप्रपात हो गया, चूलिया जलप्रपात हो गया। ठीक, ये सब हो जाएंगे। विदरिंग क्या है? अपक्षय क्या है? अपक्षय, अपक्षय अलग होता है, अपर्दन अलग होता है। चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये अपक्षय नहीं है। अपक्षय का मतलब होता है अपने ही जगह पे टूटने फूटने की क्रिया। चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना क्या कहलाता है? अपने ही स्थानों पर टूटना फूटना कहलाता है अपक्षय। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए तो उसको अपर्दन बोलते हैं। ठीक, क्लियर। लेब्राडोर कैसी धारा है? लेब्राडोर आपकी एक ठंडी धारा है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म है, लेब्राडोर एक ठंडी धारा है। अगला कहता है उच्च ज्वार हाई टाइड किस कार्य में सहायक होते हैं? जब उच्च ज्वार आते हैं ना, ये मछली पकड़ने में सहायक होते हैं, नौ संचालन में सहायक होते हैं, विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। देखो, जब ऊंचे ऊंचे ज्वार आते हैं तो मछलियां तट के पास आ जाती हैं, तो मछलियां आसानी से पकड़ी जा सकती हैं। नौ संचालन में सहायक, जैसे नाव आपकी जा रही है, ठीक ना, इस ओर जा रही है, और आपकी जो उच्च ज्वार उठे वो भी इस ही दिशा की ओर उठे, तो नाव की गति होगी वो तीव्र हो जाएगी, क्योंकि वो धारा के अनुकूल बहने लगेगी। ठीक, तो नौ संचालन में भी सहायक होता है, विद्युत उत्पादन करने में भी सहायक होता है। उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत। रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि। वाल्मीकि। महाभारत व्यास। इंडिका मेगस्थनीज। अर्थशास्त्र चाणक्य। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का, कमेंट करो। पाषाण काल बता दिया हूं पूरा। कमेंट सभी लोग करेंगे, पता चले आपको नहीं आता हो, आपने कमेंट भी नहीं किया हो और एक क्वेश्चन आपका छूट जाए। ठीक है ना, गूगल से भी आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन पता तो होना चाहिए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आपके भेजे में चीज़ें जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, ये भी तो होना चाहिए। पता चले मैं तो यहाँ से चिल्ला रहा हूँ आपके लिए, आपको पढ़ा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो क्या फ़ायदा पढ़ाने का। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के कौन से शोध संस्थान हैं? मैत्री भारती गंगोत्री। मैत्री भारती गंगोत्री। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में आपके पाए जाते हैं। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत सर्वोत्तम मानी जाती है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? आग्नेय सेल को प्राथमिक बोला जाता है। किसको? आग्नेय सेल को। कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? कांगो भूमध्य रेखा को 2 बार आपकी काटती है। अगला, यूरेशिया में टैगा प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? यूरेशिया में टैगा प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये फिनलैंड से उत्तर पूर्वी साइबेरिया। फिनलैंड से उत्तर पूर्वी साइबेरिया। अगला यहाँ पर कहता है जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? इसमें गेहूं, चावल, गन्ना आपका उगाया जाता है मुख्य तौर पे। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 19 सेकेंड का आपका टाइम लगता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है ना। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकेंड के समय तक पृथ्वी में पहुंचने में इसको लगता है। ठीक, तो जितने भी लोगों को नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अच्छे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। वीडियो को लाइक तो आप लोग करके ही जाना। चैनल को अगर पहली बार देखा तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो आपको पहले ही मिल जाए और आप लोग उन वीडियो को देखकर
कुछ लाभ उठा सकें। ठीक।